हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने साइंटिस्ट बनने के सपने के पार्ट 3 में, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 3 में। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अब इसको फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ना है, तो पहले समझ लेते हैं कितने टाइप्स की हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है। तो हमारे पास बेसिकली जो है 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 5? सबसे पहले होती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी। ठीक है, सबसे पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है हमारे पास। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो होती है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, और तीसरे नंबर पे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के बाद हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद इसी का एक और स्वरूप मान लो तुम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। एंड फाइनल हमारे पास जो होती है हर रिएक्शंस वो होती हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली सिर्फ कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही समझेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। तो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो के लिए हम। ठीक है, हमारे जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो तुम्हें मैंने बता ही दिया है, और एक एक एग्जाम्पल के साथ ब्रीफली अच्छे से समझेंगे सब कुछ। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से शुरू करते हैं सबसे पहले हम। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती क्या हैं, इसका जो नाम है काफ़ी हद तक जस्टिफाई कर रहा होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी दिमाग में आपको ब्लरी सी पिक्चर बन रही होगी, तो समझा देता हूँ डेफिनेशन भी। वो रिएक्शंस जिनके अंदर, ठीक है, वो रिएक्शन जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद वो कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। समझे? मतलब दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substance। एग्जाम्पल से अगर समझाऊँ तो मैग्नीशियम वाला तुम्हें याद होगा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिबन वाला पहली वीडियो के अंदर समझा था। उसके अंदर क्या हो रहा था कि मैग्नीशियम जो था वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा था, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद है ना? तो रिएक्शन लिखें 2Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 molecules ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना? तो इसके अंदर क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिले, जो कि 2 एलिमेंट्स थे, है ना? ये तो पता ही होगा तुम्हें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं, वो आपस में कंबाइन हुए, रिएक्ट किया उन्होंने, और उन्होंने एक नया सब्सटेंस बना दिया हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक एग्जांपल ये रहा। दूसरा समझ लो वाटर हमारा। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं वो? वाटर, H2O। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था। अब क्या है कि ये जो हमने पढ़ा ना, मैग्नीशियम और ये वाटर वाला जो एग्जाम्पल हमने समझ लिया, समझ आई गया होगा, मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ, ईजी था काफ़ी ज़्यादा। तो इसके अंदर क्या हो रहा था कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है ना, 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं एक सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए इन दोनों एग्जांपल्स में। तो सिर्फ एक ये तरीका नहीं होता कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का कि सिर्फ 2 एलिमेंट कंबाइन हो तभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, और भी कई तरीके होते हैं। तो उसमें से एक होता है दूसरा, जब 2 कंपाउंड्स, ठीक है, दो कंपाउंड्स जो हैं वो आपस में जब रिएक्ट करें और कंबाइन हो जाएं और एक नया कंपाउंड बना लें, ये भी एक तरीका होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अंजाम देने का। क्या तरीका? 2 कंपाउंड्स को हम कंबाइन कर देते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। इसका भी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ तुम्हें। क्या होता है कि एग्जांपल लेते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया, वाटर के साथ कंबाइन हुई और उसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और नहीं समझ आ रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कॉमन नाम तुम जानते हो इनके। कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है हमारी, इसका कॉमन नाम होता है लाइम और क्विकलाइम इसे कहा जाता है। ठीक है, दूसरा अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूछो तो उसको कहा जाता है स्लेट लाइम। वाइट वॉशिंग घर में आपको पता है होती है सबके, उसके अंदर यही यूज़ होती है आपकी कैल्शियम ऑक्साइड। वो रिएक्शन अब कैसे होता है वो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ रियल लाइफ में, उससे तुम ज़्यादा जल्दी अच्छे से रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है ना, वो समझाते हैं कि वाइट वॉशिंग के प्रोसेस के अंदर किस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन अंजाम देती है, किस तरह से हेल्प करती है। तो होता क्या है वाइट वॉशिंग के प्रोसेस के अंदर, जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं वो तो बता दी मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड होती है, उसके हम वाटर के साथ ऐड करते हैं एक बड़े से ड्रम के अंदर। देखा होगा तुम लोगों ने, कभी हुई होगी घर में।
तो वो एक ड्रम होता है बड़ा सा, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और धीरे धीरे पानी डालते हैं और वो रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और साथ ही साथ हीट काफ़ी उसके अंदर प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो अब जो दीवारों के ऊपर अप्लाई करते हैं वो वाइट सा, वो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होती है, ठीक है, जो एक्व सॉल्यूशन बना है। तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को कंबाइन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक एक्व सॉल्यूशन हमने बना लिया और इसी एक्व सॉल्यूशन को वॉल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इतना समझ आया प्रोसेस आपको, ठीक है ना, इतना समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। फिर अब ये जो हमने अप्लाई कर दिया है, ये हवा के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसके साथ धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू कर देगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो इनके बीच में अब एक रिएक्शन होगी, ठीक है, और उस रिएक्शन की वजह से एक ये थिन सी शाइनी सी वाइट कलर की लेयर बना लेता है वॉल के ऊपर, जो वाइट वॉशिंग का हमें फाइनल जो रिजल्ट देखने को मिलता है, सुंदर दिखने लग जाती हैं दीवारें, वही दीवारें बोल उठेंगी, वो वाला सीन, ठीक है ना। ये जो CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हुआ है ये शाइनी लेयर बनाने के लिए, इसको भी समझाऊं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और प्रोड्यूस करती है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को ये प्रोड्यूस करती है, साथ में वाटर भी जो है कुछ अमाउंट के अंदर इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही हमें शाइनी सरफेस, शाइनी लेयर जो है देती है, ठीक है, वॉल्स के ऊपर जो हमें देखने को मिलती है। ये रही कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात, हमने जो पढ़ी दो कंपाउंड्स के बीच में, हमने दो एलिमेंट्स के बीच की पढ़ ली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो कंपाउंड्स के बीच की पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बीच की, कि मतलब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया। अब देखो उसका एग्जांपल, सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। कंपाउंड और एलिमेंट ने रिएक्ट किया, आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने एक नया कंपाउंड बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात समझ। तो ये थे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के सारे एग्जांपल्स, ठीक है। किस किस तरह की होती है, दो एलिमेंट्स आपस में मिल जाएं, दो कंपाउंड आपस में मिल जाएं, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल जाए। यहाँ पे खत्म हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात। अब करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात हम। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी काफ़ी हद तक इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा डेफिनेशन, फिर भी एक बार बताता हूँ। इसके अंदर होता क्या है कि एक कंपाउंड होता है, सॉरी, वो स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। मतलब कि दोज रिएक्शंस इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस। क्या वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है कि ये डेफिनेशन? चलो एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद है ना, अब ये भी बढ़ के हटे हैं, याद ही होगी। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है आपकी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक अपोजिट वर्जन कह लो आप, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो सब्सटेंस मिल रहे थे आपस में, इसके अंदर आपस में बिछड़ जाते हैं वो, तो इसका अपोजिट ही हुआ ये। अब समझ आई, पिक्चर क्लियर हुई अब? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। अब कैल्शियम कार्बोनेट वाला समझ के आए हो तुम? पीछे अभी जो बताया वाइट वॉशिंग वाला कैल्शियम कार्बोनेट का। अब उसी एग्जाम्पल से एक बार अगर इसको रिलेट करना चाहो तुम तो करके देखते हैं। क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब उसको हम हीट अब सप्लाई करते हैं वो स्प्लिट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। आई बात समझ? उधर क्या हो रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाए थे, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। समझ आया अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन थोड़ा सा? बहुत बढ़िया। अब एक और अगर इसका एग्जांपल हम समझिए, 2KClO3 जब रिएक्ट करेगा, सॉरी उसको हीट जब सप्लाई की जाएगी तो बनाता है 2KCl + 3O2। क्या हुआ इसके अंदर भी, KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोराइड जो था वो इधर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया दो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। समझ आ गई? तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हर बार हमें अब ये जो रिएक्शंस हैं करने के लिए डिकम्पोजिशन हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? नहीं, अलग तरह के मेथड होते हैं इसके अंदर भी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने पढ़ी हीट वाली, तो जिन भी रिएक्शंस के अंदर हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अंजाम दिया जाता है उन्हें कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हर बार हमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और भी कई तरीके होते हैं इसके, उनको भी अब एक एक करके समझेंगे हम। लेकिन उससे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक बहुत ही फेमस सा एग्जांपल है, उसको भी समझ लो, काम आएगा, ठीक है, एग्जाम्स वगैरह में, और अंडरस्टैंडिंग उससे काफ़ी हद तक क्लियर होगी तुम्हारी। एग्जाम्पल किसका है ये? आपको फेरस सल्फेट पता ही होगा। फेरस सल्फेट जो है उसको जब हम हीट सप्लाई करते हैं वो स्प्लिट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में,
ठीक है, ये स्प्लिट हो जाता है। अब ये तो रही सिंपल रिएक्शन, लेकिन लैब के अंदर जब हम इसे एक्चुअल लाइफ में परफॉर्म करते हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा अलग होती हैं चीज़ें, एकदम से स्प्लिट होके फेरस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें नहीं मिल जाता। वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा खींच जाता है। कैसे? अब देखो वो समझाता हूँ मैं तुम लोगों को। अब होता क्या है कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स, ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में जो लैब के अंदर प्रेजेंट होता है वो एक्चुअल में फेरस सल्फेट होता ही नहीं है। ठीक है, वो एक्चुअल टर्म्स का फेरस सल्फेट होता नहीं है, वो होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। सर ये हेप्टाहाइड्रेट क्या है? यार ये हेप्टाहाइड्रेट नाम अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसको सुन के इतना ज़्यादा डरो मत। हेप्टाहाइड्रेट का मतलब क्या है कि जो फेरस सल्फेट है हमारा Fe2SO4, इसके साथ 7 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वाटर के। ये 7 मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ है? ये 7 मॉलिक्यूल्स जो हैं कहाँ से आए? वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो आए कहाँ से ये 7 मॉलिक्यूल्स? ये सही गैस कर रहे हो, ये मॉलिक्यूल्स आए हैं हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तुम लोगों को पता ही है अच्छे से कि कंपाउंड के साथ कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के जुड़े हुए हैं, उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने अब तुम लोगों को। तो फिर आगे क्या होता है, उसके अंदर हमने सीधा हीट सप्लाई करके इनको स्प्लिट कर दिया था, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जब हम एक्चुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं इस रिएक्शन को लैब के अंदर, तो सबसे पहले हीट सप्लाई करने भी ये जो 7 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इनको लूज़ किया जाता है। सबसे पहले ये लूज़ होते हैं ये 7 मॉलिक्यूल्स, उसके बाद इनके लूज़ होने के बाद ये डिकम्पोज होके सबसे पहले जो है बनाता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो है ये सबसे पहले एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनाता है। वो फर्दर डिकम्पोज होके फाइनली हमें देता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ आई बात अब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने फेरस सल्फेट के ऊपर लिखी थी काफ़ी ज़्यादा सिंपल लिख दी थी, लेकिन एक्चुअल जब हम इसको परफॉर्म करने जाए तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती है इसको परफॉर्म करने में, आसान नहीं है। ठीक है, अब ये होगी हीट की बात। अब हीट के अलावा दूसरे मेथड अब तुम्हें बताता हूँ। हीट के अलावा जो एक हमारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके जब हम कंपाउंड्स को स्प्लिट करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारे लिए, उसको समझाता हूँ। रिएक्शन समझी जाए तो होती काफ़ी सिंपल है। H2O को जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अब ये तो रही रिएक्शन की बात। अब पता है कि लैब के अंदर कंडीशंस और एक्सपेरिमेंट सेम नहीं रहते हैं। रिएक्शन लिखना और लैब के अंदर एक्चुअल में परफॉर्म करना अलग होता है, तो इसका भी लैब के अंदर थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सामने पिक्चर आ रही है, तो कुछ इस तरह का हमें एक अपरेटस बनाना पड़ता है पहले लैब के अंदर। क्या करते हैं कि सिंपल सा एक मग सा ले लो कुछ भी, उसके अंदर ड्रिल से ना 2 होल कर दिए जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद रबर स्टॉपर्स लगा दिए जाते हैं इन होल्स के अंदर, और ग्राफाइट्स की मतलब कार्बन की 2 रोड्स होती हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, कैथोड जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल कह लो आप, और एनोड जो होती है वो पॉजिटिव रोड होती है। ये इसके अंदर डाली जाती है और इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रोड्स को बाद में कनेक्ट कर दिया जाता है एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। और जो प्लास्टिक मग है उसको पानी से पूरी तरह से फिल कर दिया जाता है, ठीक है ना। और इस लेवल तक फिल किया जाता है कि ये जो रोड्स हमने डाली हैं ये कम से कम इमर्स्ड रहें पानी के अंदर, और थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाला जाता है, कुछ 2-3 बूंदें। क्यों डाली जाती है? थोड़ा पानी की कंडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि करंट हमने बेसिकली सप्लाई करना है। और उसके बाद हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उनको पानी से भर के इन टेस्ट ट्यूब को इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उल्टा करके रख दिया जाता है, पिक्चर के अंदर जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा। सो फाइनली एक बार जब ये पूरा का पूरा सेटअप तैयार हो जाए, पूरा अपरेटस तैयार हो जाए, उसके बाद हम क्या करते हैं, बिल्कुल करंट को सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। स्विच को ऑन कर देते हैं 6 वोल्ट की बैटरी से जो है। फिर उसके बाद कुछ देर तक इसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है कि मतलब करंट अच्छे से सप्लाई हो जाए। तो उसके बाद ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं फाइनल, अब वो समझने वाली हैं कि ऑब्जर्वेशन में देखने को क्या मिलती है। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो है कुछ बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब बबल फॉर्म हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गैस इसके अंदर से निकल रही होगी, तभी बबल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। और इन्हीं बबल्स की वजह से पानी जो है पूरा मूव होने लग जाता है। जो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर होता है ना, वो पानी काफ़ी ज़्यादा मूव होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जब ये टेस्ट ट्यूब जो है पूरी तरह से गैसेस से भर जाती हैं तो इनको बहुत ही केयरफुली निकालना पड़ता है मग्स के अंदर से। तो उसके बाद क्या करना है हमें, एक कैंडल लो, जलती हुई कैंडल लो, उसको टेस्ट ट्यूब्स के पास लेके आओ, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आओ, पता करने के लिए कि कौन सी गैस प्रेजेंट है, कि जो गैस फॉर्म हुई है कौन सी गैस है वो। तो जब भी हम इसके पास लेके आते हैं एक टेस्ट ट्यूब के पास, तो हमें एक पॉप
का साउंड सुनाई देता है, पॉपिंग सा साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो पॉपिंग साउंड सुनाई दिया तो ऑब्वियसली वहीं पे हम कंफर्म कर सकते हैं कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो अवेलेबल है, प्रेजेंट है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन, क्योंकि पॉपिंग साउंड बड़ा है, ठीक है। और जब दूसरी टेस्ट ट्यूब के पास लेके आए तो जो कैंडल है वो ज़्यादा अच्छे से बर्न होना शुरू हो जाती है, मतलब और ज़्यादा ब्राइटली बर्न होना शुरू हो जाती है, तो मतलब ऑक्सीजन है उसके अंदर, ठीक है। तो गैस जो है कलेक्ट होती है एनोड के अंदर, जो कि एक नेगेटिव टर्मिनल है, वो होती है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव टर्मिनल पे एनोड के पास कलेक्ट होती है, और पॉजिटिव साइड मतलब कैथोड की साइड जो है हाइड्रोजन कलेक्ट होती है। और इन दोनों का जो गैसेस ऑब्टेन हुई है हमारे पास, इनकी वॉल्यूम भी सेम नहीं रहती है। हाइड्रोजन की वॉल्यूम जो है वो गैस ऑक्सीजन से ट्वाइस रहती है, मतलब ऑक्सीजन की डबल रहती है वो हमेशा। और यही चीज़ जस्टिफाई भी कर देती है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, अभी तो मेरी रिएक्शन बताई थी मैंने, तो उसके अंदर हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं और ऑक्सीजन का 1, 2:1 इनका कॉम्पोजिशन बन जाता है इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के अंदर। समझ आ गया इलेक्ट्रोलिसिस? बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा जो दूसरा तरीका होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अंजाम देने का, वो होता है आपका फोटोलिसिस। कौन सा? फोटोलिसिस। अब नाम से इसका भी पता चल रहा है, फोटोलिसिस मतलब इसके अंदर हम लाइट को यूज़ करने वाले हैं, सनलाइट को यूज़ करने वाले हैं। इसका तो सिंपल से एक एग्जांपल ले लो, AgCl जो है वो जब लाइट की प्रेजेंस के अंदर उसको डिकम्पोज किया जाता है तो देता है Ag + Cl2, मतलब सिल्वर प्लस क्लोरीन के अंदर वो स्प्लिट हो जाता है। सिंपल सा था इसका तो आई होप इतना ही सिंपली आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा ये। अब ये तो हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तरीके। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ क्या है यार, इतना लंबा चौड़ा इसके ऊपर भाषण दे दिया, इसके यूजेस समझने ज़रूरी हैं कि काम भी तो आए कोई। तो सबसे पहला अगर इसका यूज़ बताऊँ तो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आपको पता है कि मेटल जो है प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ओर्स के अंदर, तो उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ना, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जैसे सोडियम हो गया आपका और एल्यूमिनियम हो गया, इन सारे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ये तो हो गया इसका पहला इस्तेमाल, कि पहला यूज़ हो गया इसका। इसके अलावा और कोई यूज़ होता है? गेस करो। बिल्कुल होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ही होता है यूज़, तो डाइजेशन का प्रोसेस हमारा, ठीक है ना। कैसे कि फूड जो हम खाते हैं, ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर का जो फूड स्टार्च होता है, फूड स्टार्च सबसे पहले तो क्या होगा, डिकम्पोज। वो डिकम्पोज होके बनाएगा और भी ज़्यादा सिंपलर शुगर्स, ठीक है। सिंपलर शुगर्स को बनाता है वो, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज बना दिया। फिर उसके बाद प्रोटीन जो होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट, इसने पहले तो ग्लूकोज बना लिया, फूड स्टार्च में स्प्लिट होकर डिकम्पोज होके, फिर उसका जो प्रोटीन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो स्प्लिट होके फाइनली अमीनो एसिड्स जो है वो बनाता है। अब अमीनो एसिड्स वगैरह के बारे में आप हायर क्लासेस के अंदर और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो बस आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। इतना ही था इस वीडियो के लिए। तो अब नेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को अगर मज़ा आ गया है, और कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट कर दो नीचे। और भी तरीके हैं मेरे तक पहुंचने के, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक वगैरह मिल जाएगा आपको। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर प्लीज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब चलते हैं।